इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में आपने लोकसभा के विषय में, राज्यसभा के विषय में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इन सभी से या यूँ कहें कि विशेषता संसद से जुड़े हुए बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में आपने पढ़ा है। इस चैप्टर से ठीक पहले जो आज आप डिस्कस करेंगे, उससे ठीक पहले के चैप्टर में आपने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। आज आप प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को पढ़ने से पहले थोड़ा सा राष्ट्रपति से इसके एक लिंकेज को आप जानिए, और वो बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना। देखिए, राष्ट्रपति हमारा कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, आप जानते हैं, मेरे द्वारा आपको कई बार बताया भी गया है। हमारे राष्ट्र का, संघ का, केंद्र सरकार का, भारतवर्ष का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। उसके ही सिग्नेचर से, उसके ही हस्ताक्षर से सारे शासकीय कार्य होते हैं। यह एक संवैधानिक तथ्य है, सत्य है, और इस परंपरा से ही हमारा शासन व्यवस्था चलता है। लेकिन एक वास्तविक सत्य भी है, एक वास्तविक सत्य इससे परे है। जैसे हमारा कार्यपालिका अध्यक्ष अवश्य राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष यानी वास्तविक मुखिया, राष्ट्र का मुखिया तो ऑन पेपर राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक धरातल पे मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वो प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता होता है, सबसे बड़े दल का नेता होता है, वह प्रधानमंत्री जिसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति समस्त मंत्रियों के, जो कि कई प्रकार के मंत्री होते हैं, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया, उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए ऐसे बहुत से पहलू हैं जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यवहारिक भाषा में और व्यवहारिक रूप से आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति बेशक कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन व्यवहारिक रूप से, प्रयोगात्मक रूप से और आम ट्रेडिशन के रूप में अगर आप देखें, और देखते ही होंगे, तो राष्ट्रपति के पास शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन आप उनको उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहुत कम देखते होंगे। और प्रधानमंत्री ही मेन पद हमारे राष्ट्र में है, सबसे बड़ा पद। तो उस सबसे बड़े पद के विषय में आज आप बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आपने इसके पहले वाले लेक्चर में जब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ा, तो वहां आपने 2 अनुच्छेद पढ़े थे। यहां भी आप उनको पढ़ेंगे। अनुच्छेदों के विषय में आप जानते हैं, मैं अपने हर लेक्चर में आपसे कहता हूं कि कोई भी चीज जो आप संविधान में पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ें, उसको अनुच्छेदों के साथ पढ़ना परम आवश्यक है। 2 वजह हैं। पहला, अनुच्छेद सीधा भी पूछ दिया जाता है, और दूसरा, आपको वो तथ्य तो याद ही रखना है जो उस अनुच्छेद में कहा गया है, क्योंकि सिर्फ तथ्य के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्यों ना आप उस तथ्य को अनुच्छेद के साथ याद रखें। तो जैसा आपने मंत्रिमंडल में पढ़ा था, वैसा ही आप प्रधानमंत्री में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल का ही एक हिस्सा होता है, कैबिनेट का एक हिस्सा होता है। उस कैबिनेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। प्रधानमंत्री इज अ पार्ट ऑफ, पीएम इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट। तो उस कैबिनेट के सबसे बड़े हिस्से, कैबिनेट के मुखिया के बारे में आप आज पढ़ेंगे। केंद्र सरकार के प्रवक्ता के विषय में आज आप पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री। देखिए, 2 अनुच्छेद आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, वो आपको इस लेक्चर में भी पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ने हैं। जैसे अनुच्छेद 74 के बारे में आपने पढ़ा। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए एडवाइजरी प्रधानमंत्री प्रस्तुत करेगा, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। ये आपने आर्टिकल 74 में पढ़ा, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब आर्टिकल 74(2) यहां पे विशेष तौर से देखिए, ये आपने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा। देखिए, 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देगा और राष्ट्रपति से को सहायता प्रदान करेगा, सहायता प्राप्त कराएगा कौन? मंत्रिपरिषद। लेकिन ये किसी कोर्ट का विषय नहीं है। ये यूपीएससी में पूछा गया है एक बार, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पूछा गया है कि किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति महोदय को कोई सलाह दी गई, और यदि दी गई तो क्या सलाह दी गई। यह किसी कोर्ट का विषय नहीं है। कोर्ट इस विषय में कोई प्रस्ताव नहीं पारित कर सकती, या यूं कहें कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती
कि मंत्रिपरिषद ने, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति महोदय को कोई सलाह दी या नहीं दी, और यदि दी तो क्या दी। तो ये आर्टिकल बहुत विशेषता से याद रखें। इस प्रश्न की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी। ठीक है, ये 74(2) है, इसे विशेषता से याद रखें। 75(1) का और 3 अनुच्छेद आपको यहां पढ़ने हैं। 75 आपने जो पढ़ा है सेम वही है 75(1), यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। ये आप पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो ये 75(1) तो बिल्कुल सेम वही है। 75(1) का क्या है, देखिए 75(1) का के विषय में आप पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आर्टिकल के रूप में नहीं पढ़े हैं। यहां पे आर्टिकल याद रखें। देखिए आपने पहले पढ़ा मंत्रियों के संख्या के विषय में, आपने पढ़ा था कि एक 91 अमेंडमेंट आया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया, और उस 51वें संविधान संशोधन 2003 में एक चीज जोड़ दी गई कि लोकसभा के कुल सीटों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा, क्योंकि मंत्रियों का ही हिस्सा होता है, कैबिनेट का ही हिस्सा होता है प्रधानमंत्री। तो जो मंत्रियों की संख्या है वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट के रूप में आपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है कि किस संविधान संशोधन से कहा गया है, कब कहा गया है, ये किस अनुच्छेद में डाला गया। संविधान संशोधन होता है तो किसी न किसी आर्टिकल में डाल दिया जाता है उसको। तो इसका आर्टिकल आप याद रखें, आर्टिकल 75(1) का कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। नहीं के आगे स्पेस नहीं था तो मैंने होगी नहीं लिखा, आप होगी लिख लें, नहीं होगी। ये आपने एक पंक्ति के रूप में, एक स्टेटमेंट के रूप में पिछले लेक्चर में पढ़ा है। यहां पर आप इसको आर्टिकल के रूप में भी पढ़ लें। 75(1) का ये कहता है। आइए 75(3) के ऊपर, यह भी आपने स्टेटमेंट के रूप में पिछली बार पढ़ा है, इससे ठीक पहले लेक्चर में, लेकिन यहां आर्टिकल के रूप में पढ़ें। आपको बताया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति जो कि उसका नियुक्ति करता होता है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। यह लिखा कहाँ है, यह आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 75(3) में लिखा हुआ है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट आपने, ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है 75(1) का और 75(3), ये दोनों स्टेटमेंट आपने पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट के रूप में पढ़े हैं। यहां आप इनको अनुच्छेद के रूप में पढ़ें। ये अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 आपने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसका लास्ट लेक्चर से कोई लिंकिंग नहीं था। यहां आप इसको पढ़ेंगे। ये प्योर प्रधानमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद है। 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, यानी राष्ट्रपति के प्रति वह अपने किन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री संघीय कार्यों के विषय में समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित कराएगा कि संघ सरकार में क्या क्या कार्य किस किस प्रकार से चल रहे हैं। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो अगर पूछे कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री कर्तव्य किसमें, 78 में, भैया क्या कर्तव्य हैं, प्रशासन की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देगा, ऐसे कर्तव्य हैं। ठीक है, तो ये आपके मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 आपको आर्टिकल याद रखने हैं। मैंने सब आर्टिकल्स भी यहां लिखे हैं। मोस्टली लोग 74 पढ़ाते हैं, 75 पढ़ाते हैं और सीधे 78 पर आते हैं। ये स्टेटमेंट तो बीच बीच में बताते हैं, लेकिन ये किन आर्टिकल्स के साथ अटैच हैं ये कम लोग ही बताते हैं। तो आप इनको नोट डाउन करें आर्टिकल्स के साथ और फिर पढ़ें। चलिए देखिए, अब जैसा आपने पिछली बार मंत्रिमंडल में पढ़ा, 1 लाइनर के क्वेश्चंस के शपथ कौन दिलाता है, त्याग पत्र किसको देते हैं, वेतन कितना मिलता है, वो सब आप यहां भी पढ़ेंगे। तो देखिए, शपथ राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं, मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिमंडल हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबको शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। कार्यकाल इनका भी निश्चित नहीं होता, वहां भी कार्यकाल निश्चित नहीं था, मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में, और यहां भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भी एक प्रसाद पर्यंत पद था और यह भी प्रसाद पर्यंत पद है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, लेकिन
यहां जो आप लेकिन देख रहे हैं इसको समझिए ध्यान से। प्रसाद पर्यंत पद अवश्य है, लेकिन ये प्रसाद पर्यंत पद महान्यायवादी की भांति नहीं है। जैसे महान्यायवादी एक पद होता है हमारे देश में और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो भी एक प्रसाद पर्यंत पद होता है, लेकिन उसको जब चाहे राष्ट्रपति निकाल सकता है और किसी भी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री के मसले में ऐसा नहीं होता। ये जो लेकिन के आगे डैश लगा हुआ है, ये मैंने बहुत विस्तार से नहीं लिखा, आपको समझा देता हूं, आप लिख लें। लेकिन से तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री के पास पूर्ण बहुमत है, अगर प्रधानमंत्री की कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया है और कहानी पटरी पर चल रही है, सही से चल रही है, केंद्र सरकार सही से चल रही है, किसी प्रकार का अविश्वास का स्थिति नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से, अपने मन से इस प्रसाद पर्यंत पद का प्रसाद छीन नहीं सकता, अर्थात प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो नहीं देता, जब तक किसी एक या एक से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता। आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक मंत्री के ऊपर भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। तो तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता, प्रसाद पर्यंत पद अवश्य है, लेकिन जब तक वह सदन में नेता के रूप में विद्यमान है और बहुमत प्राप्त है, 274 सीटें प्रधानमंत्री के पास हैं, उसको कोई नहीं हटा सकता। हाँ, एक स्थिति है कि मान लो कि वह अपना बहुमत खो देता है या उसके मंत्री के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और फिर भी वह वहां से नहीं हटता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको बर्खास्त कर सकता है, ये उसके पास पावर्स होती हैं। तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को उठा के बना दे। जब तक वह लोकसभा में बहुमत पाए हुए है तब तक वह ही प्रधानमंत्री है। लेकिन के आगे का आप मटेरियल समझ गए। आयु इसकी 25 वर्ष होती है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत से बच्चे जानते भी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रायः वह लोकसभा से चुना जाता है और लोकसभा में न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। राज्यसभा में राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है और लोकसभा में न्यूनतम उम्र लोकसभा के सदस्य बनने की 25 वर्ष है। तो चूंकि इन दोनों में कम 25 वर्ष है, प्रायः चुना भी जाता है लोकसभा से ही, बाकायदा सीट जीत कर आता है। तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने की 25 वर्ष है। अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको 30 भी एक दिखाई देगा ऑप्शन, भूल कर भी ना लगाएं। वेतन इसको संसद के सदस्य की ही भांति मिलता है, कुछ अलग से भत्ते वगैरह नहीं मिलते। जो एक संसद के सदस्य को वेतन मिलता है, भत्ते मिलते हैं, वही सब सुविधाएं इसको मिलती हैं। तो मोटा मोटी आप ये सारे अनुच्छेद और कुछ ये प्रावधान स्मरण में रखें। अब देखें, इसके कर्तव्यों से बहुत प्रश्न आते हैं कि इसके कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है, भूमिकाएं क्या हैं, उस पर दृष्टि दें अच्छे से। देखिए, तो इसके जो कार्य और शक्तियां हैं वह 3 भागों में बांटी गई हैं मुख्य रूप से। एक, मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य है, दूसरा राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य है, तीसरा संसद के संबंध में क्या कार्य है। मेंस में तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन आता है पूरा कि राष्ट्रपति की शक्तियों, कार्यों और भूमिकाओं का वर्णन करें और आपको 150-250 शब्दों में यही सब छाप के रखना है। एक एक लाइन को आपको 1.5-1.5, 2-2 लाइन बना के, ये तो मैंने 1 लाइनर में सब लिख दिया है, आपको इसको ही थोड़ा थोड़ा बढ़ा के 2 पेज में बिल्कुल एज इट इज छाप के आना है। तो मेंस में तो एक बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन प्री में भी यहां से एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही विशेषता से देखें। देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में ये फिगर डालिए कि जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं वह 3 प्रमुख भागों में, कुछ अन्य कार्य भी हैं, कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, लेकिन 3 प्रमुख भागों में बांटे गए, मंत्रिपरिषद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति और संसद के प्रति। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको राष्ट्रपति के प्रति बता दूं। आपने यहां पे अनुच्छेद 78 पढ़ा है, आर्टिकल 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को शासन के कार्यों से अवगत कराएगा। ये एकमात्र प्रमुख कार्य है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति। तो ये तीसरा तो आप ऐसे याद रखें। दूसरा,
अब आइए मंत्रिपरिषद के संबंध में। देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति हेतु अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। आपने ऊपर पढ़ा, आपने आर्टिकल 74 में पढ़ा, 75 में पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। तो ये जो आप लिखा देख रहे हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, यही है भैया आर्टिकल 75। ये कार्य प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन करता है और समय समय पे उनके मंत्रालयों को चेंज भी कर देता है। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ फेरबदल ही नहीं किया, ऐसा फेरबदल किया है जो शायद आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक नहीं देखा होगा। संख्या में लगभग 45-50 मंत्रियों को, एक से एक दिग्गज मंत्रियों को हटाया गया और लगभग सारे नए चेहरे या उनमें से कुछ पुराने चेहरों को प्रमोट किया गया। तो ये जो फेरबदल होता है, किसी को हटाना किसी को लाना, यह अधिकार भी प्रधानमंत्री को प्राप्त होता है और मंत्रालय तो प्रधानमंत्री देता ही है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी वही करता है भैया, वो तो मालिक है, वही करता है। त्याग पत्र देकर मंत्रालय को बर्खास्त कर सकता है मंत्रिपरिषद को। अगर वो स्वयं त्याग पत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और ऐसी स्थिति में जो है लोकसभा विघटित हो जाती है। तो ये आपके 4 प्रमुख हैं, इन चारों को वन लाइनर के रूप में पढ़ें और मेंस में एज इट इज छाप दें इन्हें। आप भी पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के संबंध में आर्टिकल 78, पीछे आपने मेरे लिखा देखा। अब आते हैं हम संसद के संबंध में। देखिए, संसद में राष्ट्रपति को सत्र का आहूत करने और सत्रावसान करने, इन 2 शब्दों के बारे में बहुत विशेषता से मैंने पढ़ाया है आपको अपने संसद के चैप्टर में कि ये होते क्या हैं। तो संसद का सत्र के आहूत करने और सत्रावसान करने की सलाह प्रधानमंत्री ही देता है। लोकसभा विघटित करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही देता है। सभा पटल पे सरकार की नीतियां प्रधानमंत्री ही रखता है। ये 3 कार्य होते हैं इसके संसद के प्रति, ठीक है। यानी कि उसको विघटित करना है, सत्र को आहूत करना है, सत्रावसान करना है, ये सारे कार्य तो होते हैं राष्ट्रपति महोदय के। संसद को विघटित करना, सत्र को आहूत करना, सत्र का सत्रावसान करना, ये सब प्रधानमंत्री थोड़ी करता है, कार्यपालिका अध्यक्ष करता है। हमारा जो मुखिया होता है, ऑन पेपर मुखिया होता है जो राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री महोदय की सलाह पर करता है। तो ये इसके कार्य होते हैं कि समय समय पे उसको सूचित करे, राष्ट्रपति महोदय को सूचित करे कि अब इस कार्य की आवश्यकता है आपके द्वारा। अन्य शक्तियों में कुछ आयोग हैं, बहुत प्रश्न आते हैं इनसे कि फलाना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ढिमाका आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ये बहुत ध्यान रखें। दरअसल में है क्या, इसमें से एक आध आयोग तो सबको पता है। जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग है आपका 1 जनवरी 2015 से, तो वो तो सब जानते हैं। लेकिन ये जो बाद के 2 लिखे हुए हैं, इनसे कई बार प्रश्न आए हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये नीति आयोग का अध्यक्ष तो खैर लगभग सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, क्योंकि ये योजना आयोग के स्थान पे आया। लेकिन ये अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद बिल्कुल घोट के पी जाए आप, कई बार पूछा गया है। तो इनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ओके, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री ही होता है। यानी केंद्र सरकार की नीतियों को, केंद्र सरकार के प्रमुख कामों को, प्रमुख क्या बल्कि सभी कामों को पटल पे प्रधानमंत्री ही रखता है। प्रधानमंत्री ही सबसे जिम्मेदार पद होता है देश का। बेशक मंत्रालय अलग अलग मंत्रियों के पास होते हैं, बेशक राष्ट्र का मुखिया कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री ही राष्ट्र का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री ही किसी भी देश को चलाता है। मुख्यतः जहां संसदीय व्यवस्था है, जहां राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं है, जहां पे संसदीय व्यवस्था है। जैसे आप अमेरिका की यदि बात करें तो वहां पे राष्ट्रपति ही सर्वोपरि है, लेकिन हमारे यहां राष्ट्रपति सर्वोपरि है अवश्य, कार्यपालिका अध्यक्ष के रूप में अवश्य वह सर्वोपरि है, लेकिन व्यवहारिक रूप से
व्यवहारिक चलन में, प्रयोगात्मक रूप से, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही सबसे बड़ा पद है और प्रधानमंत्री ही सारे कार्यों को संपादित करता है या मंत्रियों के द्वारा संपादित करवाता है। तो ये प्रधानमंत्री के विषय में आपने मुख्य सारे बिंदु पढ़े हैं, अनुच्छेदों को बहुत विशेषता से पढ़ें, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, शक्तियों को भी बहुत विशेषता से पढ़ें। हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद से संबंधित तो लगभग 8 से 10 चैप्टर पढ़े हुए हैं। उसमें लोकसभा, राज्यसभा और संसद के छोटे से छोटे विषय में एक लेक्चर बनाया गया है मेरे द्वारा, चैनल पर पड़ा है, आप जाके देखें। अब यहाँ पे हम भाग 5 से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और अब आगे आप आने वाले लेक्चर्स में महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, ये 3-4 लेक्चर्स और पाएंगे चैनल पर। फिर हम सीधे एंटर करेंगे राज्य की ओर, क्योंकि अभी हम केंद्र में ही हैं, फिर हम राज्य की ओर एंटर करेंगे। तो बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। ऐसे ही मन लगा के पढ़े रहिए। जय हिंद।